ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर खुद की दवाई शुरू या बंद ना करें। अच्छू, उफ, 2 दिन से ये सर्दी जुकाम और छींक छींक के तो मानो सीने में दर्द होने लगा है। और आवाज आवाज तो ऐसी हो गई है जैसे कि रोनी टक्कर का कोई म्यूजिक चला दिया हो। और फिर मम्मी का वो डायलॉग तो रेडी है ही, कहा था ना कि रात को ठंडा मत खा, लो हो गई सर्दी। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक छोटी सी सर्दी और पूरे दिन भर का मूड खराब? कोई कहता है कि एसी में ज्यादा रह लिए होंगे, कोई कहता है कि आइसक्रीम ज्यादा खा ली होगी, तो कोई कहता है कि इम्यूनिटी कम हो गई होगी, और कोई कहता है कि ये वायरल हो गया होगा। तो असल में क्या है ये कॉमन कोल्ड? क्या ये वायरल वाला वायरल है? क्या ये एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, या ये केवल एक भ्रम है? क्या कॉमन कोल्ड ठंडी की वजह से होता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे बचने का कोई पक्का फॉर्मूला है? भैया जी प्रणाम। सेहत की समझ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। और चलिए पोस्टमार्टम करते हैं कॉमन कोल्ड का। तो आखिर क्या है कॉमन कोल्ड? तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारी ऊपरी श्वास लेने के ट्रैक्ट, जिसे हम मेडिकल भाषा में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे कि नाक, गला और साइनसेस, उसको अफेक्ट करता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, यानी कि अपने आप ही ठीक हो जाती है कुछ दिनों में। और इसमें मुख्य कारण क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहला, नाक बहना, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं राइनोरिया। फिर नाक बंद हो जाना, जिसे हम कहते हैं नेजल कंजेशन, यानी दोनों हो सकता है, बह भी सकती है और नाक बंद भी हो सकती है। तीसरा है गले में खराश होना, जिसे हम कहते हैं सोर थ्रोट। चौथा, छींके आना, जिसे हम कहते हैं स्नीजिंग। और पांचवा है खांसी आना, जिसे हम कहते हैं कफ। एक बहुत ही जरूरी बात कि कॉमन कोल्ड कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि काफी सारी लक्षण इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, कॉमन कोल्ड इंसानों में होने वाली सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। और इसका नाम कोल्ड इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों को लगता था कि ये ठंडी के एक्सपोजर से बीमारी होती है, जैसे कि हमारी सारी प्यारी मम्मियों को लगता है ना मम्मी? आखिर ये जुकाम होता कैसे है? नमस्कार, मैं हूं अपू यादव, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। जुकाम को कॉज करने वाले 200 से ज्यादा अलग अलग वायरसेस हैं, इसलिए इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जुकाम का सबसे कॉमन कॉज है राइनोवायरस। राइनोवायरस 33 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो करता है, और यही टेम्परेचर हमारे नेजल कैविटी का भी होता है। इसकी वजह से ये वायरस अच्छे से हमारे नेजल कैविटी में ग्रो करता है, इसीलिए ये वायरस नाक में रहना प्रिफर करता है। दूसरा कॉमन वायरस है कोरोना वायरस। नहीं, ये कोविड-19 वाला कोरोना वायरस नहीं है, ये उसी फैमिली का एक दूसरा वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है। दूसरे वायरसेस जो जुकाम का कारण है वो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस और एडिनो वायरस। क्या केवल ठंड लगने से ही जुकाम हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोजर डायरेक्टली जुकाम नहीं करता। न्यूट्रिशन, जनरल हेल्थ या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी से जरूरी नहीं है कि आप ससेप्टिबल हो जाएंगे कॉमन कोल्ड से। नमस्कार, मैं हूं आकृति तिवारी, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, और मैं आपको बताऊंगी कि जुकाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। सबसे कॉमन जरिया है हवा का जरिया। जब हम खांसते या छींकते हैं तब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स हवा में फैलते हैं। ये सबसे डोमिनेंट रूट है भीड़ भाड़ वाली जगह में और घरों के अंदर। ये छोटे छोटे एरोजोल्स हवा में देर तक रह सकते हैं। सेकेंड तरीका, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से, हग करने से या किस करने से। हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा कॉमन होता है। फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोमाइट्स के थ्रू। कंटैमिनेटेड सरफेस पर वायरस रह जाता है। इसमें दरवाजे के नॉब, फोन, टेबल टॉप्स और खिलौने भी शामिल है। वायरस सरफेसेस पर देर तक रह सकता है, जैसे हाथ पर 2-3 घंटे के लिए और हार्ड सरफेसेस पर 3-4 दिन के लिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और कंसेप्ट समझते हैं।
सबसे पहला है सेल्फ इनोकुलेशन। वायरस कंटामिनेटेड हाथों से अपने फेस को, अपने आंख को, अपने नाक को, अपने मुंह को छूना, ये सबसे कॉमन ट्रांसमिशन मेथड है। हम जाने अनजाने ही दिन में अपने चेहरे को 15 से 20 बार छू लेते हैं। दूसरा टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस के बॉडी में एंटर होने और लक्षण दिखने के बीच के जो ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जनरली ये 1 से 3 दिन का होता है। आसान भाषा में समझाएं तो वायरस के एंटर होने के 1 से 3 दिन बाद थकान, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। तीसरा, कंटेजियस पीरियड। ये वो टाइम है जिसमें इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी दूसरे में वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। लक्षण शुरू होने के 1 दिन पहले ही पेशेंट कंटेजियस हो जाता है, यानी कि वायरस को स्प्रेड कर सकता है। पहले 2-3 दिन पेशेंट सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है और वो 7 से 10 दिन तक कंटेजियस रह सकता है। सिंपल शब्दों में, वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति लक्षण दिखने के 1 दिन पहले और 7 से 10 दिन तक कंटेजियस है, यानी कि उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति में वो वायरस फैला सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड और कंटेजियस पीरियड को एक बहुत प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी को मंडे को इन्फेक्शन लगा तो वेडनेसडे से उसको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे और ट्यूसडे से ही वो कंटेजियस हो जाएगा। मतलब ट्यूसडे से ही कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में रहेगा 7 से 10 दिन तक, तो उसे भी वायरस लग सकता है। अब समझते हैं कि वायरस के शरीर के अंदर आ जाने के बाद असल में शरीर में क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं वायरस के एंट्री पॉइंट्स की और उसके अटैचमेंट्स की। तो एंट्री पॉइंट्स होते क्या हैं? ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां से वायरस अंदर आता है, इन्हें एंट्री पॉइंट्स कहते हैं। मुख्य रूप से नाक की अंदरूनी परत, जिसे मेडिकल भाषा में नेजल म्यूकोजा कहते हैं, और कंजक्टाइवा जो आंख का एक हिस्सा है, वो भी हो सकता है। दूसरी चीज है रिसेप्टर बाइंडिंग। रिसेप्टर एक ऐसी जगह है जहां वायरस आके बाइंड करेगा और अपना काम करेगा। तो राइनो वायरस ए और बी के लिए है ICAM1 रिसेप्टर। ICAM1 रिसेप्टर मेजर रिसेप्टर है। इसके अलावा LDL रिसेप्टर है जो कि एक माइनर रिसेप्टर है। राइनो वायरस से CDHR3 रिसेप्टर यूज करते हैं। वायरस को करीब 15 मिनट लगते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से अटैच होने में। दूसरा है इन्फेक्शन प्रोसेस। वायरस नाक की लाइनिंग के बहुत ही लिमिटेड पोर्शन को ही इन्फेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इतने लक्षण क्यों? इसका जवाब है कि लक्षण वायरस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आ रहे हैं। अब बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स की। तो जब वायरस अटैच हो जाता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि WBC का इन्फ्लक्स होता है, मतलब वो अंदर आ जाते हैं। फिर साइटोकाइन रिलीज होता है, फिर साइटोकाइन और बाकी के केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, फिर हिस्टामिन और बाकी के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। फिर आते हैं वेस्कुलर चेंजेस पे। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, वेस्कुलर लीकेज होता है और फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, और यही कारण होता है नाक बहने का। फिर आता है म्यूकस प्रोडक्शन। शुरू में क्लियर और अब बात करते हैं सिम्टम्स की। बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स में क्या अंतर होता है? पहले तो अडल्ट सिम्टम्स। नाक से रिलेटेड सिम्टम्स ये इंक्लूड करते हैं राइनोरिया यानी बहती हुई नाक, फिर नेजल कंजेशन यानी भरी नाक या तो नाक बंद होना, फिर स्नीजिंग यानी कि छींकना। गले से रिलेटेड सिम्टम्स, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश, ये सबसे पहले सिम्टम्स में से एक है। फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का भारी होना या तो गला बैठना। फिर सिस्टमिक सिम्टम्स, ये इंक्लूड करते हैं खांसी, फीवर और सर दर्द। ड्यूरेशन 5 से 7 दिन का होता है और खांसी 2 हफ्ते तक परसिस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं बच्चों के अंदर होने वाले लक्षण की। यहाँ सबसे पहली बात तो ड्यूरेशन लंबा होता है 10 से 14 दिन का। राइनोरिया उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। फीवर होना बहुत कॉमन होता है पहले 2-3 दिनों में। चौथा, कलर्ड नेजल डिस्चार्ज। और 5वां, बच्चा ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, वो सो नहीं पाता। चलिए अब बात करते हैं आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। एंटीबायोटिक्स का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं। इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि बस लक्षणों को रिलीव करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट की।
तो सबसे पहले रेस्ट करना चाहिए आपको। दूसरा हाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा पानी पीजिए और गर्म सूप भी आप पी सकते हैं। तीसरा होम रेमेडीज, यानी कि अपनी दादी और नानी माँ के नुस्खे। गर्म पानी में हल्का नमक डाल करके थोड़े गरारे करने चाहिए और उनका सबसे स्पेशल काढ़ा तो जरूर पीना चाहिए और स्टीम लें। अब बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको जुकाम के साथ बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, और अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो इबुप्रोफेन ले सकते हैं। इसके अलावा नेजल कंजेशन के लिए, यानी कि नाक बंद होने पर, आप ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके रेगुलर यूज से रीबाउंड कंजेशन हो सकता है, यानी कि आपके नाक बंद होने की दिक्कत और बढ़ सकती है। इसके अलावा हम कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, बहती नाक को बंद करने के लिए, जैसे लिवोसिट्रिजिन, डाइफेनहाइड्रामिन और क्लोरफेनारामिन। और हम इप्राट्रोपियम नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं बहती नाक को बंद करने के लिए। और कफ यानी खांसी के लिए हम कुछ सिरप यूज करते हैं, जैसे कि सूखी खांसी के लिए हम डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन यूज करते हैं और गीली खांसी के लिए एम्ब्रोक्सोल या फिर गोइफेनेसिन यूज करते हैं। ये खाली हम एडल्ट्स के लिए यूज करते हैं। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हनी इफेक्टिव पाया गया है। बच्चों के लिए विशेष सावधानियां, हमें कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग्स 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज नहीं करने चाहिए। ये FDA वार्निंग है और इससे घातक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बच्चों के लिए सेफ ऑप्शन है हनी यानी शहद, नेजल सलाइन ड्रॉप्स और टॉपिकल ऑइंटमेंट्स जिसमें कैम्फर, यूकेलिप्टस ऑयल और मेंथोल होता है। और बुखार के लिए हम पैरासीटामोल के चिल्ड्रन डोज यूज कर सकते हैं। और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैसे बचे जुकाम से। तो आइए देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले आता है हैंड हाइजीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेगुलर हैंड वॉश करना है साबुन और पानी के साथ, खास करके खाने से पहले, टॉयलेट यूज करने के बाद, पब्लिक प्लेसेस से आने के बाद और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। स्टडीज में साबित हुआ है कि हाथ धोने से ट्रांसमिशन काफी कम हो जाता है। दूसरा है अवॉइड फेस टचिंग, आंख, नाक, मुंह इन सबको नहीं छूना है क्योंकि ये वायरस के एंट्री पॉइंट्स होते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, छींकते समय, खांसते समय टिश्यू पेपर का यूज करें और टिश्यू को तुरंत डस्टबिन में फेंक दें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो अपने एल्बो का यूज करें, हाथ का यूज ना करें। अगर आपको जुकाम है तो सर्जिकल मास्क जरूर पहने। अगला है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, बीमार व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन करें, स्पेशली 2 से 3 दिन तक। हैंडशेक, हग्स, किसेस सब अवॉइड करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें। अगला है सरफेस डिसइंफेक्शन, फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस, मतलब जिसे आप बार बार छूते हैं वो जगह को साफ रखें। डिसइंफेक्टेंट यूज करें जो वायरस को किल कर दे। डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, मोबाइल फोन्स, कीबोर्ड सबको डिसइंफेक्ट करें। अगला है एनवायरमेंटल मेजर्स, अच्छा वेंटिलेशन मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह या जहां अच्छा वेंटिलेशन ना हो वहां पे कम समय बिताएं। फिर आता है हेल्दी लाइफस्टाइल, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, अच्छी बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस मैनेज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। इन सब से आपकी इम्यूनिटी और अच्छी होगी। फिर आता है स्पेशल सेटिंग में प्रिवेंशन, स्कूल्स एंड डे केयर, बच्चों को प्रॉपर हाइजीन सिखाएं, बीमार बच्चों को घर पर रखें। हेल्थ केयर सेटिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रखे जाने चाहिए। विगरस हैंड हाइजीन को प्रमोट करें और इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखें। टुवर्ड्स द एंड अब क्लियर करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स। एंटीबायोटिक जुकाम को ठीक करते हैं? ये बिल्कुल गलत है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जुकाम कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। उल्टा अगर हम फालतू में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तक हो सकता है, जिसके बारे में हम कोई दूसरे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। विटामिन सी से जुकाम नहीं होता? विटामिन सी सप्लीमेंटेशन जुकाम को नॉर्मली प्रिवेंट नहीं करता, अनलेस कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जैसे कि कोल्ड का बहुत ज्यादा एक्सपोजर, तब शायद हेल्प करे, बट नॉर्मली वो जुकाम प्रिवेंट करने में कोई मदद नहीं करता। कोल्ड वेदर से जुकाम होता है? कोल्ड वेदर जुकाम का कॉज नहीं है। कोल्ड वेदर में ट्रांसमिशन बढ़ जाता है क्योंकि लोग ज्यादा टाइम अंदर रहते हैं घर के। एक बार जुकाम हुआ तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? इम्यूनिटी ऐसे डेवलप नहीं होती क्योंकि जुकाम 200 से ज्यादा वायरस की वजह से होता है। अगर एक वायरस के अगेंस्ट होता तो इम्यूनिटी डेवलप होती,
लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल वायरसेस की वजह से होता है, इसलिए हमें बार बार जुकाम होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कॉमन कोल्ड बहुत ही आसान शब्दों में समझ आया होगा। याद रहे कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, नॉन मेडिकोस के लिए नहीं। इसीलिए अपनी स्व इच्छा से किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई न लें। अगर लक्षण ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। याद रखें, योर फैमिली नीड्स यू हेल्दी, नॉट जस्ट अलाइव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। खाली खाली आंखों से सपने बुनता जा, मन अपने की कर ले तू सबकी सुनता जा, टूटी टूटी सांसों से लड़ता जा, बढ़ता जा, टुकड़ा टुकड़ा कर कर के किस्मत चुनता जा। बोले तन मन जब हूँ, ठंडी लगती है फिर लू, सजदे में आंसू गिरा रे, हो जा मस्त मलंग तू, बोल हो, बोल हो, बोल हो, बोल हो।